नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व अकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स 2023 की स्पेशल सीरीज की सेकंड क्लास है, जिसमें हम मैराथन क्लासेस के माध्यम से प्रीलिम्स 2023 का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। तो आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के टॉपिक रहेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, राज्य के प्रमुख लोकगीत, प्रमुख लोक नृत्य, आदिवासी नृत्य एवं लोक नाट्य, इसके अलावा पुरातात्विक विरासत एवं पर्यटन स्थल। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध भैरवगढ़ छीपा शिल्प किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं उज्जैन, मंदसौर, रीवा एवं झाबुआ। तो याद रखिएगा, भैरवगढ़ छीपा शिल्प का संबंध उज्जैन के साथ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए अब जान लेते हैं छीपा शिल्प के बारे में। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आदिवासी एवं ग्रामीण जनसंख्या का बहुल होने के कारण विभिन्न तरह की शिल्प कलाओं की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले जानते हैं छीपा शिल्प के बारे में। छीपा शिल्प हाथ से कपड़ों पर बनाया जाता है, जिसमें भील आदिवासी के विभिन्न जातीय प्रतीकों का समावेश होता है। बाघ, कुक्षी, मनावर, खिराला उज्जैन छीपा शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं। उज्जैन छीपा शिल्प भैरवगढ़ के नाम से भी देश एवं विदेश में विख्यात है। इसके बाद है टेराकोटा शिल्प। मंडला जिले में निवास करने वाली जनजातियां, जिनमें गौड़, बैगा, प्रधान भूमिया और ओरिया, पाटरी और टेराकोटा शिल्प के शिल्पी होते हैं। इस शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काम आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है, जिसमें बड़ा देव, देव फुलवारी देवी की प्रतिमा प्रसिद्ध है। इस शिल्प में तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामानों का निर्माण भी किया जाता है। फिर है भरेबा शिल्प। बैतूल के आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की कलात्मक वस्तुएं तथा देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। याद रखिएगा भरेबा शिल्प में। फिर आता है पीतल शिल्प। पीतल एवं तांबे से नरसिंहपुर जिले में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। यहाँ प्रमुख रूप से बर्तन बनाने का काम भी होता है, जिसमें परात, डेकची और गंज शामिल है। के बाद है धातु शिल्प। सतना की उचेहरा कस्बे में कांसे के प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं धातु शिल्प के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कंगी शिल्प की खोज का श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, कंगी शिल्प की खोज का श्रेय बंजारा जनजाति के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ इनके डिटेल्स भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं कंगी शिल्प के बारे में। कंगी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को है। प्रदेश में कंगी शिल्प के प्रमुख केंद्र उज्जैन, रतलाम एवं नीमच हैं। आदिवासियों द्वारा कंघियों का अलंकरण, गोदना एवं भित्ति चित्रों का निर्माण किया जाता है। कंगी शिल्प के बाद है काष्ठ शिल्प। प्रदेश में काष्ठ शिल्प की परंपरा अति प्राचीन है। काष्ठ शिल्प होता है यानी कि लकड़ी की चीजों की या लकड़ी की चीजों से बनाया हुआ शिल्प। आदिम युग से ही मनुष्य ने गाड़ी के पहियों, देवी देवताओं की मूर्तियों, घरों के दरवाजे आदि के रूप में काष्ठ शिल्प का निर्माण किया है। प्रदेश में कोरकू एवं भील जनजाति क्षेत्रों में काष्ठ शिल्प का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। यहाँ बनी लकड़ियों की सामग्री महानगरों सहित विदेशों में भी अच्छी मांग है। फिर है खराद कला। प्रदेश में श्योपुर, बुदनी घाट, रीवा, मुरैना की खराद कला अधिक प्रसिद्ध है। खराद सागौन, दूधी, कदम, मैंडल, खैर आदि वृक्षों की लकड़ी पर की जाती है। खराद कला में खिलौने तथा सजावटी सामग्री बनाई जाती है, याद रखिएगा। फिर आता है एक और महत्वपूर्ण शिल्प जो है कठपुतली शिल्प। कठपुतली के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं एवं कथाओं को नाटकीय अंदाज में प्रदर्शित किया जाता है। कठपुतली के प्रसिद्ध पात्र होते हैं अनारकली, बीरबल, अकबर, पुंगीवाला, घुड़सवार, सांप और जोगी होते हैं। प्रदेश के सभी अंचलों में कठपुतली शिल्प प्रचलित है, याद रखिएगा। फिर आता है तीर धनुष कला। प्रदेश की भील, पहाड़ी, कोरबा आदि जनजातियों में तीर धनुष कला विशेष प्रचलित है। तीर धनुष बांस, मोरपंख, लकड़ी, लोहा, रस्सी आदि से बनाए जाते हैं। फिर है बांस शिल्प। प्रदेश में बांस शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं झाबुआ एवं मंडला। यहाँ के आदिवासी बांस से सौंदर्य परक एवं जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। फिर आता है पत्ता शिल्प। पेड़ के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन आदि बनाए जाते हैं। पत्तों की कोमलता के अनुरूप उसमें विभिन्न कला भी प्रायों को बनाया जाता है।
पत्ता शिल्प के कलाकार मुख्यतः झाड़ू बनाने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है सुरैती क्या है? तो याद रखिएगा सुरैती एक लोक चित्र कला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य में मुख्य लोक चित्रकलाओं के बारे में। सबसे पहले है सुरेती, जो कि बुंदेलखंड अंचल से संबंधित है और दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय बनाए जाने वाली भित्ति चित्र है सुरेती। फिर है नौरता, जिसे नवरत के नाम से भी जाना जाता है और यह बुंदेलखंड एवं निमाड़ अंचल से संबंधित है। नवरात्रि में मिट्टी, गेरू, हल्दी से कुमारी कन्याओं द्वारा बनाए जाने वाला यह भित्ति चित्र है। नौरता या नवरत, नवरत याद रखिएगा। फिर है मूर्ति, जो कि बुंदेलखंड अंचल से संबंधित है और इनके प्रश्न इस तरह आते हैं कि मूर्ति का संबंध किस अंचल से है या मूर्ति क्या है? तो याद रखिएगा मूर्ति एक लोक चित्रकला है और इसका संबंध बुंदेलखंड अंचल से है और यह विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुतली का भित्ति चित्र होता है। फिर है गोदन, या जिसे गोवर्धन के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रचलन संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। दीपावली पड़वा पर गोबर से बनाए जाते हैं, गोदन या गोवर्धन। फिर है नाग भित्ति चित्र, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है। नाग पंचमी पर दीवारों पर नाग नागिन बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है नाग भित्ति चित्र। फिर है चित्रावन, चित्रावन का संबंध मालवा अंचल से है और यह विवाह के समय घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाने वाला एक भित्ति चित्र है। नाम याद रखिएगा चित्रावन। फिर है गुदना, इसका प्रचलन संपूर्ण मध्य प्रदेश में है और यह हाथ, पैर एवं शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गुदना गुदवाया जाता है। अगला प्रश्न है छठी चित्र, इसका प्रचलन बघेलखंड अंचल में है और यह शिशु के जन्म के छठे दिन छठी माता का गैरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है, जिसे छठी चित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भरथरी लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है निमाड़ अंचल, मालवा अंचल, बुंदेलखंड या बघेलखंड। तो याद रखिएगा भरथरी लोकगीत का संबंध मालवा अंचल से है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आइए जान लेते हैं भरथरी गायन या भरथरी लोकगीत के बारे में। इसका क्षेत्र है मालवा अंचल और इसका अवसर है प्रायः सुबह के समय नागपंथी लोगों द्वारा इसे गाया जाता है और इसका विषय वस्तु है गोरखबाणी, कबीर, मीरा, भरथरी आदि के भजन। दोस्तों हो सकता है आज की क्लास आपके लिए जरा सी बोरिंग लगे, लेकिन आप विश्वास मानिएगा आज की क्लास आपको एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स दिलाकर जाएगी और किस्मत अच्छी रही तो आज की क्लास से आपको इससे ज्यादा प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला है निर्गुड़िया गायन शैली, इसका क्षेत्र है संपूर्ण निमाड़ एवं मालवा अंचल और इसका अवसर है किसी भी समय पर साधु एवं भिक्षुओं द्वारा इसे गाया जाता है। और अगर बात की जाए इसके विषय वस्तु की तो याद रखिएगा कबीर, मीरा, रविदास आदि संतों के भक्ति गायन इसके अंतर्गत गाए जाते हैं। फिर है कलगी तुर्रा, इसका क्षेत्र है संपूर्ण निमाड़ अंचल और इसका अवसर है शिव एवं शक्ति की आराधना में रात के समय में इसे गाया जाता है। इसका विषय वस्तु की बात की जाए तो कविता के साथ साथ महाभारत की कथाओं, पौराणिक आख्यानों से लेकर वर्तमान प्रसंगों तक इसमें गायन होता है। फिर आता है संत सिंगाजी भजन, इसका क्षेत्र है संपूर्ण निमाड़ अंचल एवं मालवा के कुछ हिस्सों में से गाया जाता है और इसका अवसर है किसी भी अवसर पर इसे गाया जा सकता है। विषय वस्तु है खेती एवं गृहस्थी संबंधी प्रति के साथ आध्यात्मिक भजन गायन। फिर है फाग गायन, इसे आप स्टार मार्क करिएगा दोस्तों, फाग गायन पहले पूछा जा चुका है और इसका क्षेत्र है निमाड़, बघेलखंड एवं बुंदेलखंड और यह होली के अवसर पर गाया जाता है। इसके विषय वस्तु की बात की जाए तो फाग गायन में राधा और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित गीत गाए जाते हैं। फिर है गरबा गीत, इसका क्षेत्र है निमाड़ अंचल और इसे नवरात्रि के समय पर गाया जाता है। इसका विषय वस्तु है देवी के भक्ति गीत और याद रखिएगा 2 होते हैं, गरबा होता है, गरबी होता है, दोनों सेम चीज है, लेकिन गरबा महिलाओं द्वारा गाया जाता है और गरबी गाया जाता है पुरुषों के द्वारा। तो आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है। फिर है गवलन गायन शैली, गवलन गायन शैली की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्र है निमाड़ अंचल में पुरुषों द्वारा गाया जाता है और अधिकतर त्योहारों के अवसर पर इसे गाया जाता है। इसका विषय वस्तु है मूलतः कृष्ण की रासलीला से संबंधित गायन। फिर है नागपंथी गायन, इसका क्षेत्र है निमाड़ अंचल और इसे प्रायः सुबह के समय गाया जाता है। इसका विषय वस्तु है कबीर के पद एवं भरथरी गायन। फिर है संजा गीत,
संजा गीत मुख्य रूप से मालवा अंचल में गाया जाता है और इसका अवसर है पितृपक्ष के समय, शाम के समय गाया जाता है। इसका विषय वस्तु है गोबर और फूल पत्तियों से दीवार पर संजा बनाकर उससे संबंधित बाल अवस्था की कोमल भावनाओं के गीत गाए जाते हैं, संजा गीत में, याद रखिएगा। फिर है हीड़ गायन। इसका मुख्य रूप से प्रचलन मालवा अंचल में है और यह श्रवण माह में गाया जाता है, याद रखिएगा। इसका विषय वस्तु है ग्यारस माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन इसमें किया जाता है। फिर है बरसाती बारात। यह मुख्य रूप से मालवा अंचल में गाया जाता है और बरसात के समय रात में से गाया जाता है। अगर विषय वस्तु की बात की जाए तो ऋतु कथा गीत एवं 12 मासा गीत गाए जाते हैं बरसाती बारात के अंतर्गत। फिर है लावनी। इसे भी आप स्टार मार्क करिएगा, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है और इसका क्षेत्र है मालवा एवं निमाड़ अंचल और इसे प्रायः सुबह के समय गाया जाता है। अगर बात की जाए विषय वस्तु की तो निर्गुणी दार्शनिक गीत गाए जाते हैं इसके अंतर्गत। फिर है आल्हा गायन। इसे भी आप डबल स्टार मार्क करिएगा और यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है आल्हा गायन। इसका अवसर है वर्षा ऋतु में रात के समय और इसकी अगर विषय वस्तु की बात की जाए तो महोबा के आल्हा एवं उलहल की वीर गाथा गाई जाती है आल्हा गायन के अंतर्गत। फिर है भोला, या जिसे ही लमटेरा गीत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इन दोनों में से अगर कोई एक भी आपसे पूछा जाता है तो दोनों एक ही चीज है, भोला एवं लमटेरा गीत, और यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड में गाया जाता है। अगर बात की जाए अवसर की तो शिवरात्रि, बसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति को लमटेरा गीत गाए जाते हैं। विषय वस्तु की बात की जाए तो शिव एवं शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन गीत गाए जाते हैं। फिर है देवासी गायन, जो कि मुख्य रूप से बुंदेलखंड में गाया जाता है। अगर बात की जाए अवसर की तो दीपावली के अवसर पर अहीर एवं ग्वालों द्वारा गाया जाता है देवासी गायन। इसके विषय वस्तु की बात की जाए तो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग, भक्ति तथा वीर रस युक्त दोहे इसके अंतर्गत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है विदेशिया गायन कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन है मालवा अंचल, निमाड़ अंचल, बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो याद रखिएगा विदेशिया गायन का संबंध बघेलखंड से है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगर बात करें विदेशिया गायन की तो इसका क्षेत्र बघेलखंड है और अगर बात की जाए अवसर की तो रात के समय प्रायः जंगल एवं सुनसान जगहों पर इसे गाया जाता है। विषय वस्तु की बात की जाए तो लोक नायक एवं नायिका के विक्षोभ एवं मिलन की अभिलाषा के गीत गाए जाते हैं विदेशिया गायन में। फिर आता है बसदेवा गायन, जो कि मुख्य रूप से बघेलखंड में गाया जाता है। हरबोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है और यह श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा एवं कर्ण आदि की कथाएं इसके अंतर्गत गाई जाती हैं। फिर आता है बिरहा गायन, जो कि मुख्य रूप से बघेलखंड में प्रचलित है और अवसर की बात की जाए तो किसी भी समय सुनसान राहों में गौंड एवं बैगा आदिवासी विवाह एवं दीपावली के अवसर पर भी इसे गाते हैं। इसका विषय वस्तु है श्रृंगार परक विरह के गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बधाई क्या है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य, बुंदेलखंड का लोकगीत, बघेलखंड का लोक नृत्य या बघेलखंड का लोकगीत। तो याद रखिएगा बधाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है और 2008 की एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगर बधाई की बात की जाए या बधाई नृत्य की बात की जाए तो इसका क्षेत्र बुंदेलखंड में ग्रामीण अंचलों में से गाया जाता है। शादी ब्याह, जन्म, मनौती पूरी होने के शुभ अवसर पर बधाई नृत्य का समारोह किया जाता है। फिर है राई नृत्य, जिसका नाम लगभग आप मुझे लगता है सभी ने सुना होगा। इसका अवसर है शादी ब्याह, जन्म, मनौती आदि उत्सवों के अवसर पर राई नृत्य का आयोजन प्रतिष्ठा परक माना जाता है। नृत्य शैली की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड में बेड़नी नर्तकी द्वारा मृदंग वाद्य के साथ तीव्र गति से राई नृत्य किया जाता है। इसके विश्राम में स्वांग किया जाता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्वांग का संबंध किससे, तो याद रखिएगा राई नृत्य से। बघेलखंड में राई नृत्य ढोलक और नगड़ियों वाद्यों के साथ पुरुष द्वारा स्त्री वेश धारण कर विशेष मुद्राओं द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा राई नृत्य का मुख्य रूप से संबंध है बुंदेलखंड से। इसके अलावा बघेलखंड में भी इसका प्रचलन है। फिर आता है कांडा नृत्य। इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड में, मुख्य रूप से धोबी समाज द्वारा इसका प्रचलन है और यह विवाह, जन्म आदि के शुभ अवसरों पर किया जाता है। कांडा नृत्य याद रखिएगा। फिर है सैरा नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में प्रचलित है। श्रवण भादों के महीने में विशेषकर तीज के अवसर पर
यह नृत्य किया जाता है। फिर आता है ढमरियाई नृत्य, और इसे भी आप डबल स्टार मार्क करिएगा। ढमराई नृत्य बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में ढीमर समाज के द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से यह शादी विवाह एवं नवदुर्गा के अवसर पर किया जाता है। ढिमराई नृत्य याद रखिएगा। फिर है जबारा, जो कि बुंदेलखंड की सभी जातियों में प्रचलित है और यह चैत्र एवं कुवार के नवदुर्गा के समय पर किया जाता है। फिर आता है अखाड़ा नृत्य, जिसका प्रचलन बुंदेलखंड में है। दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजा के साथ किया जाता है अखाड़ा नृत्य। फिर है बिरहा नृत्य, ऊपर अपन ने बिरहा गीत डिस्कस किया था। फिर है बिरहा नृत्य, जिसका प्रचलन मुख्य रूप से बघेलखंड में है और किसी भी अवसर पर, विशेषकर विवाह एवं दीपावली के अवसर पर बिरहा नृत्य किया जाता है। फिर है सुआ नृत्य, इसका प्रचलन बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ में है और यह कुवार माह के खरीफ की फसल पकने पर किया जाता है सुआ नृत्य, और इसे भी आप 1 स्टार मार्क करिएगा। अगला प्रश्न है, मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य है माच, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और अगर माच के बारे में बात की जाए तो इसका क्षेत्र है संपूर्ण मालवा अंचल और अवसर सामान्यतः वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर रात के प्रथम पहर में। अगर बात की जाए विषय वस्तु की तो मालवी लोक जीवन के चरित्र तथा कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया जाता है। इसमें प्रमुख वाद्य होता है ढोलक एवं सारंगी। मालवा अंचल के प्रसिद्ध लोकनाट्य माच को प्रदेश सरकार ने राजकीय नाट्य घोषित किया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो याद रखिएगा मालवा अंचल का माच। अगला नाट्य है गम्मत नाट्य, इसका क्षेत्र है निमाड़ अंचल और इसका अवसर है नवरात्रि, होली एवं गणगौर के पर्व पर। इसका विषय वस्तु है गम्मत, शुद्ध मनोरंजन के साथ सामाजिक घटनाओं की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। हास्य और व्यंग गम्मत की खासियत है, याद रखिएगा। फिर है स्वांग, इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड और इसका अवसर है विभिन्न त्योहारों पर या उत्सवों पर राई नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है स्वांग। अगला नाट्य है रहस्य। रहस्य के बारे में आप सभी जानते होंगे, संपूर्ण निमाड़ अंचल में रहस्य नाट्य किया जाता है और यह भादों में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास किया जाता है। फिर है खम्ब स्वांग, इसका क्षेत्र है खंडवा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा आदि कोरकू आदिवासी प्रधान क्षेत्र में किया जाता है। क्वार की नवरात्रि से लेकर दीपावली के बाद एकादशी तक मेघनाथ की स्मृति में किया जाता है खम्ब स्वांग नाट्य, याद रखिएगा। फिर है मनसुखा नाट्य, जो कि प्रचलित है बघेलखंड में और प्रायः त्योहारों एवं उत्सवों के अवसर पर यह किया जाता है। फिर है हिंगोला नाट्य, जो कि बघेलखंड में प्रचलित है और प्रायः त्योहारों एवं उत्सवों पर किया जाता है। फिर है लकड़ बग्गा, इसे भी आप डबल स्टार मार्क करिएगा। लकड़ बग्गा का प्रचलन है बघेलखंड के आदिवासी क्षेत्रों में और यह विवाह के बाद खुले मंच पर किया जाता है, याद रखिएगा लकड़ बग्गा। फिर है नौटंकी, इसका नाम भी मुझे लगता है आप सभी ने सुना होगा। इसका प्रचलन बघेलखंड में ज्यादा है और किसी भी खुशी के अवसर पर किया जाता है। फिर आता है भवाई और इसका प्रचलन है झाबुआ अलीराजपुर जिलों में आदिवासियों द्वारा और यह खुशी के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है थापा क्या है? तो याद रखिएगा थापा एक लोक चित्र कला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। थापा के अंतर्गत ऐसा हाथ के पंजे का निशान बनाया जाता है। अगला प्रश्न है गरबी गीत किस अंचल में गाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जैसा भी अपन ने डिस्कस किया, गरबी गीत निमाड़ अंचल में गाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है लावनी गीत कब गाए जाते हैं? तो याद रखिएगा लावनी गीत रात के समय गाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ऑप्शन है मालवी, जो कि बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है, गोंडी भी बोली जाती है, लेकिन याद रखिएगा कौरवी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और यह 2010 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं राज्य की बोलियों के बारे में। राज्य में सांस्कृतिक एवं सामाजिक भिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। राज्य की प्रमुख बोलियां निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुंदेलखंडी की। बुंदेलखंडी पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। इसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रदेश में इस बोली का क्षेत्र अन्य बोलियों की तुलना में सबसे व्यापक है या अधिक व्यापक है।
इस बोली का विस्तार महाराष्ट्र के चांदा, नागपुर, बुल्ढाना, भंडारा, अकोला जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, ललितपुर, आगरा, हमीरपुर, इटावा, बांदा जिलों में एवं मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि जिलों में बोली जाती है बुंदेलखंडी, याद रखिएगा। और फिर अगला है निमाड़ी बोली। निमाड़ी बोली, यह बोली प्रमुख रूप से खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ एवं इंदौर जिलों में बोली जाती है निमाड़ी। फिर है बघेलखंडी। बघेली अर्धमगधी उपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है। प्रदेश में विशुद्ध बघेली रीवा, शहडोल, सतना और सीधी जिलों में देखने को मिलती है। फिर है मालवी। मालवी हिंदी के राजस्थानी वर्ग की बोली है। मालवा क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे मालवी कहा जाता है। यह प्रमुख रूप से सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास एवं इंदौर जिलों में बोली जाती है। फिर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा खड़ी हिंदी की एक बोली है जो मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बोली जाती है। इस बोली में सूरदास, मीरा, रसखान जैसे कवियों ने बड़े पैमाने पर साहित्य का सृजन किया है ब्रजभाषा में। अगली है कोरकू भाषा या कोरकू बोली। यह बोली बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन जिलों के कोरकू आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। इस बोली में लोकगीतों एवं लोक कथाओं के रूप में फुटकर साहित्य रचा गया है। अगली है भीली भाषा। यह बोली प्रदेश के रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन एवं अलीराजपुर जिलों में रहने वाले भील जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। फिर है गोंडी बोली या गोंडी भाषा। यह बोली प्रदेश में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी एवं होशंगाबाद जिले में रहने वाले गौड़ जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। अगला प्रश्न है ढिमरयाई क्या है? तो दोस्तों जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, ढिमरयाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है जो कि ढीमर समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो दोस्तों पगल्या है निमाड़ अंचल की चित्रकला। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, निमाड़। अगला प्रश्न है सुपारी शिल्प संबंधित है रीवा से, टीकमगढ़ से, सतना से या रतलाम से? तो याद रखिएगा सुपारी शिल्प का संबंध है रीवा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगर बात की जाए सुपारी शिल्प की तो रीवा में सुपारी पर मूर्तियां बनाई जाती हैं जिसे सुपारी शिल्प कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी तरह का एक शिल्प है खिलौना शिल्प जो कि सीहोर जिले की बुदनी तहसील काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं जिन्हें खिलौना शिल्प कहा जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है कि लकड़ी के खिलौने के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बुदनी तहसील जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आती है। और बुदनी याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट भी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का प्रमुख नृत्य है? दशहरा, परधौनी, कर्मा या भगौरिया? तो याद रखिएगा अगर भीलों के प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो भीलों का प्रमुख नृत्य है भगौरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगर बात की जाए भगौरिया नृत्य की तो इसका क्षेत्र है झाबुआ एवं अलीराजपुर के भीलों द्वारा इसे किया जाता है और इसका अवसर होता है होली एवं अन्य त्योहारों पर। अगर नृत्य शैली की बात की जाए तो युवक एवं युवतियों के समूह में यह नृत्य किया जाता है। तो भगौरिया काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर है कर्मा नृत्य। इसका क्षेत्र है मंडला के आसपास क्षेत्र में गौंड एवं बैगा आदिवासियों द्वारा कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। और अगर इसके अवसर की बात की जाए तो वर्षा ऋतु को छोड़कर प्रायः सभी ऋतुओं में यह किया जाता है। विजयदशमी से प्रारंभ होकर अगली वर्षा ऋतु तक इसे किया जाता है या यह चलता है। फिर है परधौनी नृत्य का क्षेत्र है मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, खंडवा की बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है और विवाह के समय बारात अगवानी के लिए किया जाता है परधौनी नृत्य। फिर है दशहरा नृत्य जो कि मुख्य रूप से बालाघाट, मंडला, खंडवा के बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है और दशहरा नृत्य विजयदशमी पर किया जाता है। फिर है हुल्की नृत्य। इसका संबंध है मंडला एवं पन्ना के मुरिया आदिवासियों द्वारा इसे किया जाता है और यह किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। फिर है थापटी नाच
जो कि मुख्य रूप से खंडवा, बुरहानपुर एवं छिंदवाड़ा के कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है और यह मुख्य रूप से चैत्र और बैसाख महीने में किया जाता है। फिर है सरहुल नृत्य और यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जिलों में किया जाता है। चैत्र माह की पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा के अवसर पर और उरांव जनजाति द्वारा इसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा नृत्य करती है? यहाँ ऑप्शन गलत हो गए तो याद रखिएगा, बैगा नृत्य बैगा जनजाति ही द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, बैगा जनजाति बैगा नृत्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बघेलखंडी भाषा नहीं बोली जाती? तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से रीवा, सतना और सीधी में बघेलखंडी भाषा बोली जाती है, लेकिन टीकमगढ़ में बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मालवा का लोक नृत्य है राई, मटकी, कांडा या सैरा? तो याद रखिएगा, अगर मालवा के लोक नृत्य की बात की जाए तो मटकी मुख्य रूप से मालवा का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आइए अब जान लेते हैं पुरातात्विक विरासत एवं पर्यटन स्थलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न। पहला है, विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्ति गुफाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है उदयगिरी की गुफाएं, भरथरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं एवं भीमबेटका की गुफाएं। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर आप सभी को मालूम होगा। तो सही जवाब है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और भीमबेटका की गुफाओं से काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तरी छोर से घिरा हुआ भीमबेटका भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका समूह मानव इतिहास का एक बहुमूल्य, इतिवृत्त और समृद्ध पुरातात्विक संकुल माना जाता है। यहाँ 500 से अधिक गुफाओं में प्राग ऐतिहासिक गुफावासियों की जीवनचर्या के मनोहारी चित्र दर्शनीय हैं। यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इन शैल चित्रों को लाल एवं सफेद रंगों का इन शैल चित्रों में लाल एवं सफेद रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इसके बाद है बाघ की गुफाएं, जो कि यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इंदौर से लगभग 58 किलोमीटर दूर स्थित बाघ गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह गुफाएं अजंता एवं एलोरा के समान हैं। इन गुफाओं का निर्माण 4वीं से 6वीं शताब्दी में विंध्याचल की पहाड़ियों को काटकर कराया गया था। प्रारंभ में यहाँ बौद्ध विहारों के रूप में निर्मित 9 गुफाएं थीं, लेकिन बाद में मात्र 5 शेष रह गईं। इन गुफाओं में प्रमुख गुफाएं हैं पांडव गुफा, ग्रह गुफा, हाथी गुफा एवं रंगमहल गुफा। बाकी गुफाओं के बाहर यक्षराज का एक बड़ा चित्र भी मौजूद है, याद रखिएगा। फिर है कबरा की गुफाएं। 5वीं शताब्दी में निर्मित 11 कबरा गुफाएं मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में आखेट के चित्रों की प्रधानता है। आखेट का मतलब होता है शिकार। चित्रों में आकृतियों में गैरू तथा पीले रंग का प्रयोग किया गया है। फिर है बिलोवा गुफाएं। 10वीं से 12वीं शताब्दी में ग्वालियर जिले में निर्मित बिलोवा गुफाओं में शैलकृत शैल प्रतिमाएं हैं। फिर है उदयगिरी की गुफाएं, यह भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भेलसा के समीप अराल में पत्थरों को खोदकर उदयगिरी की 20 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। उदयगिरी की पहाड़ियों के पूर्वी ढाल को खोदकर तराशी गई इन गुफाओं में 4वीं से 5वीं शताब्दी की गुप्त कला की कलाकृतियां विद्यमान हैं। गुप्त काल की कलाकृतियां विद्यमान हैं। इन 20 गुफाओं में जैन गुफा, बरहा गुफा, शैव धर्म से संबंधित तबा गुफा, अमृत गुफा आदि प्रमुख हैं। जैन धर्म से संबंधित जैन गुफाओं का संबंध गुफा संख्या 1 से लेकर 20 तक है। गुफा संख्या 5 में बरहा की विशाल प्रतिमा है, जो पुराणों में वर्णित पृथ्वी के उद्धार की कहानी पर आधारित है। याद रखिएगा, 5वें नंबर में बरहा की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भरथरी गुफा कहां पर स्थित है? तो दोस्तों भरथरी गुफा उज्जैन में स्थित है। आइए जान लेते हैं भरथरी गुफा के बारे में भी। राजा भरथरी की याद में परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में उज्जैन से 12 किलोमीटर दूर 9 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें से 4 खंडित हो चुकी हैं। भरथरी गुफाओं में प्राचीन उज्जैन नगर की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले सभी चित्र रंगीन है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, प्रख्यात गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब तो मुझे लगता है आप सभी को आता होगा, और याद रखिएगा गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजमहलों के बारे में। राजमहलों से भी दोस्तों अधिकतर प्रश्न देखने को मिलता है। सबसे पहले जानते हैं गुजरी महल। 1486 से 1516 ईस्वी में राजा मानसिंह तोमर द्वारा अपनी मृगनयनी रानी के लिए ग्वालियर में यह दुर्ग निर्मित किया गया था। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ग्वालियर के दुर्ग में यह महल निर्मित किया गया था। याद रखिएगा गुजरी महल ग्वालियर दुर्ग के अंदर स्थित है। फिर है मोती महल, राजा जीवाजी राव द्वारा ग्वालियर में निर्मित किया गया था मोती महल। इनको बस याद रखिएगा किसने बनवाया था और कहां बनवाया था। फिर जयविलास पैलेस या जयविलास महल, तो याद रखिएगा जयविलास महल सिंधिया परिवार का घर है। ग्वालियर में जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थान है जयविलास पैलेस, या निवास स्थान था। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया का निवास है। अगला है मदन महल, तो याद रखिएगा मदन महल जबलपुर के समीप 1200 ईस्वी में गोंड राजा मदन शाह द्वारा निर्मित किया गया था। फिर है अमनपाल महल, जो कि अजयगढ़ दुर्ग में अजयपाल द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, और अजयगढ़ दुर्ग पन्ना में, याद रखिएगा। फिर है नौखंडा महल, इसे आप स्टार मार्क करिएगा। और नौखंडा महल चंदेरी के किले में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा 11वीं सदी में बनाया गया था। प्रश्न आता है नौखंडा महल कहाँ है? तो याद रखिएगा चंदेरी में। किसने बनवाया था? तो राजा कीर्तिपाल ने। और कब बनवाया था? तो 11वीं सदी में। फिर है हवा महल, चंदेरी के किले में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने हवा महल बनवाया था 11वीं शताब्दी में। तो याद रखिएगा किसने बनवाया था? तो राजा कीर्तिपाल ने। कहा? तो चंदेरी में। और कब? तो 11वीं शताब्दी में। फिर है इत्रदाल महल, यह भी काफी महत्वपूर्ण है और यह रायसेन दुर्ग में स्थित है, इत्रदार महल। फिर है बादल महल, यह भी रायसेन के दुर्ग में रायसेन के दुर्ग में राज बसंती द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। प्रश्न आता है बादल महल कहाँ है? तो याद रखिएगा रायसेन में। किसने बनवाया था? तो राज बसंती ने। और कब? तो 16वीं शताब्दी में। फिर है रोहित महल, यह भी रायसेन दुर्ग में स्थित है और इसे राज बसंती द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। फिर है राज मंदिर महल, इसे ही राम राजा महल भी कहा जाता है, और यह ओरछा दुर्ग के समीप बेतवा नदी के द्वीप में राजा वीर सिंह देवजू द्वारा निर्मित किया गया था। पूछा जाए राज मंदिर महल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ओरछा में। और प्रश्न आता है ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी के तट पर स्थित है ओरछा। फिर है जहांगीर महल, जो कि ओरछा दुर्ग में जहांगीर द्वारा अपने विश्राम के लिए निर्मित किया गया था। फिर है रानी रूपमती का महल, तो मांडू से 3 किलोमीटर दूर रेवा कुंड झील के समीप स्थित यह महल बाज बहादुर की रानी रूपमती के स्थापत्य प्रेम का प्रतीक है, रानी रूपमती महल। और याद रखिएगा मांडू आता है धार जिले के अंतर्गत। तो अगर आपको ऑप्शन में मांडू की जगह धार देखने को मिले तो यह ऑप्शन इसका सही होगा। रानी रूपमती का महल कहाँ है? तो मांडू में। और किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा बाज बहादुर ने, रानी रूपमती के प्रेम में। फिर है हिंडोला महल, हिंडोला महल मांडू में स्थित स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। तो याद रखिएगा मांडू में स्थित है हिंडोला महल। जहाज महल भी मांडू में ही स्थित है। फिर है असरफी महल, यह भी मांडू में स्थित है। मांडू में अफगानी कला का भव्य नमूना है असरफी महल। आगरा का ताजमहल बनवाने से पहले शाहजहां ने अपने कारीगरों को यहां कला का अध्ययन करने के लिए भेजा था। इस महल में दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर एक मस्जिद भी बनाई गई है। और याद रखिएगा दमिश्क सीरिया की राजधानी है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि दमिश्क की मस्जिद की तरह मस्जिद मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो याद रखिएगा असरफी महल के पास मांडू में। या फिर प्रश्न पूछा जाए शाहजहां ने ताजमहल बनवाने से पहले अपने कारीगरों को अध्ययन करने के लिए कहां भेजा था? तो याद रखिएगा असरफी महल। फिर है खरबूजा महल, खरबूजा महल खरबूजा महल धार के किले में निर्मित है। फिर है विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहां पाई गई है? तो जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया, बराह अवतार की झांकी या बराह अवतार की प्रतिमा उदयगिरी की गुफाओं में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? आप सभी जानते होंगे उज्जैन महाजनपद युग में अवंती की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों हो सकता है यह प्रश्न आपको काफी सरल लगे, लेकिन इनका जो
डिटेल्स है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन हिंदुओं के साथ, यहाँ स्प्रेंट है 7, यानी कि 7 पवित्र स्थानों में से एक है। यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन शहर है। पुराणों में उज्जैनी, अवंतिका एवं अमरावती, प्रतिकल्पा आदि नाम से इसकी महिमा की गई है। याद रखिएगा, उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, यह सब उज्जैन के नाम है। महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित श्री विशाल विशालों एवं पुराणों में वर्णित सर्वभौम नगरी यही है, यानी कि उज्जैन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिसमें से चेदी तथा अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे। इस राज्य का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। यह जनपद पश्चिम और मध्य मालवा क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महिष्मती। यहाँ के दार्शनिक स्थलों में शामिल हैं महाकाल मंदिर, उज्जैन की बात की जा रही है, महाकाल मंदिर परिसर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव, विक्रांत भैरव, हरसिद्धि, 64 योगिनी मंदिर, गढ़कालिका, नगरकोट की रानी, संदीपनी आश्रम, अवंती पार्श्वनाथ मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, दिगंबर जैन संग्रहालय, भारतीय कला भवन, दुर्गादास राठौर की छतरी आदि। इसके अलावा याद रखिएगा, उज्जैन का सिंहस्थ प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल से कुंभ पर्व रूपी दुर्लभ अवसर पर बनाया जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण सुदामा ने यहाँ पर स्थित संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न पूछा जाता है संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा दसपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात की जाए दसपुर की, तो मंदसौर के निकट स्थित दसपुर से गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल का एक अभिलेख मिला है, जिसमें लाट देश का मतलब होता है गुजरात, उस समय का गुजरात का प्राचीन नाम था लाट देश के रेशम व्यापारियों का दसपुर में आकर बसने और एक सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ स्थित है? सतना, सीधी, डिंडोरी या मंडला? तो आप सभी जानते होंगे चित्रकूट सतना जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बात की जाए अगर चित्रकूट की, तो प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल चित्रकूट सतना जिले में स्थित है। यह स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का स्थान माना जाता है। वनवास के समय भगवान राम, सीता, लक्ष्मण यहाँ पर महर्षि अत्रि तथा अनसुईया के अतिथि बनकर रहे थे। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी आत्मिक शांति की खोज में यहाँ आए थे। जहांगीर के क्रोध से पीड़ित होकर अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि अब्दुल रहीम कारखाना, यहाँ मिसप्रिंट है, खारखाना है ये, अब्दुल रहीम खारखाना ने यहाँ शरण ली थी। प्रकृति की मनोहर छटा के बीच चित्रकूट में पर्यटक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। यहाँ के दार्शनिक स्थलों में है रामघाट, कामदगिरी, जानकी कुंड, सती अनसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरतकूप आदि प्रमुख हैं। दोस्तों इनको ध्यान से देखिएगा, जितने भी दार्शनिक स्थान बताऊं मैं, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है ये कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, भोपाल बसा हुआ है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर या 2 पहाड़ी पर? तो याद रखिएगा भोपाल शहर बसा हुआ है 5 पहाड़ियों के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, आप सभी जानते हैं। 11वीं सदी के भोजपाल तथा तत्पश्चात भूपाल नामक इस नगर को परमार वंशी राजा भोज ने बसाया था। पहले इसका नाम भोजपाल था, उसके बाद भूपाल रखा गया और फिर बाद में भोपाल हुआ। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक नगर है तथा इसमें 2 प्रमुख झीलें हैं। यहाँ के दार्शनिक स्थलों में है ताजुल मस्जिद, जो कि एशिया की और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिरला संग्रहालय, शौकत महल, सदर मंजिल, भारत भवन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, गांधी भवन, वन विहार, बड़ी और छोटी झील, मछली घर आदि प्रमुख हैं।
याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद एवं भारत की सबसे छोटी मस्जिद दोनों भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है जहांगीर महल अवस्थित है, तो याद रखिएगा जहांगीर महल ओरछा में स्थित है और ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओमकालेश्वर प्रसिद्ध है क्योंकि यहां है मस महादेव मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं, तो याद रखिएगा यह सभी इसका सही जवाब होगा। ओमकालेश्वर में मस महादेव मंदिर भी है, सिद्धनायक मंदिर भी है और शंकराचार्य की गुफाएं भी हैं। अगर बात की जाए ओमकालेश्वर की, ओम की पवित्र आकृति रूप यह द्वीप खंडवा जिले में स्थित है। सदृश मनोरम स्थल अनंत काल से तीर्थ के रूप में मान्य है। यह नर्मदा कावेरी के संगम पर ओमकार मानधाता के मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग पुराण प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकालेश्वर। यहां दार्शनिक स्थलों में ओमकार मानधाता, सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार मंदिर, सप्त मातृका मंदिर, महादेव मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं तथा काजल रानी गुफा आदि प्रमुख हैं। सबसे ज्यादा शंकराचार्य की गुफाएं पूछा जाता है, याद रखिएगा। ओमकालेश्वर में स्थित है और ओमकालेश्वर खंडवा जिले के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकालेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पचमढ़ी से संबंधित है धूपगढ़, चौरागढ़, जटाशंकर या यह सभी, तो याद रखिएगा यह सभी संबंधित हैं पचमढ़ी से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बात की जाए पचमढ़ी की, तो सतपुड़ा पर्वत के मनोरम पठार पर अवस्थित पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत एक प्राकृतिक क्षेत्र है। यहां पहुंचकर कोई भी पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाता है। ग्रीष्म काल में जब मैदानी भाग लू से व्याकुल रहते हैं तब पचमढ़ी में शीतल समीर के झोंकों का स्पर्श अत्यंत आनंददायी तथा सुखद प्रतीक होता है। यहाँ की पर्वतीय जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। पचमढ़ी के कुछ प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं अप्सरा विहार, रजत प्रपात, राजगिरी, आयरिन सरोवर, डचेस फॉल, जटाशंकर, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफाएं आदि। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, जो कि पचमढ़ी में स्थित है और इसकी हाइट है 1352 मीटर समुद्र तल से, धूपगढ़ की हाइट। अगला प्रश्न है भेड़ा घाट में स्थित है धुआंधार जलप्रपात, 81 मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर या उपयोग सभी, तो याद रखिएगा यह सभी मौजूद है भेड़ा घाट में। अगर बात की जाए भेड़ा घाट की, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं भेड़ा घाट के बारे में। भेड़ा घाट जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों पर तेज प्रवाह से गिरता नर्मदा नदी का जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। जबलपुर शहर से 13 किलोमीटर दूर संगमरमर की ऊंची दूधिया चट्टानों के बीच बहती हुई नर्मदा नदी अति सुंदर दृश्य उपस्थित करती है। भेड़ा घाट के प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं धुआंधार जलप्रपात, बेदर कूदनी, 81 मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर। यह कलचुरी वंश के राजाओं द्वारा 1156 में निर्मित इस मंदिर में शिव पार्वती की नंदी पर आसीन सजीव मूर्ति विद्यमान है। इस स्थान पर पर्यटकों के लिए नौका विहार की सुविधा भी उपस्थित है। अगला प्रश्न है उज्जैन की प्रसिद्धि का क्या कारण है? महाकालेश्वर मंदिर, कुंभ का मेला, जंतर मंतर या यह सभी, तो याद रखिएगा यह सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उज्जैन में क्या स्थित है? मंगलनाथ का मंदिर, संदीपनी आश्रम या कालियादह महल, तो यह सभी स्थित है उज्जैन में। अधिकतर प्रश्न मैंने यह सभी वाले इसलिए लिए हैं ताकि आपका जो रिकॉल हो सके। अगला प्रश्न है निम्न जोड़ों में असत्य चुनिए। दिया गया है सोनागिरी, टीकमगढ़, तो यही असत्य है, याद रखिएगा। सोनागिरी जैन मंदिर है और यह दतिया में स्थित है। दतिया में ही पीताम्बरा पीठ भी स्थित है, याद रखिएगा। मुक्तागिरी जैन तीर्थ है बैतूल में। सांची रायसेन के अंतर्गत आता है, मांडू धार में स्थित है या धार के अंतर्गत आता है। और सोनागिरी याद रखिएगा, इधर दिया गया था टीकमगढ़, जो कि गलत है। सोनागिरी है दतिया में। अगला प्रश्न है डचेस फॉल कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया, डचेस फॉल पचमढ़ी में स्थित है। इसके अलावा रीवा का भी याद रखिएगा, रीवा में भी कुछ मुख्य जलप्रपात हैं, जैसे कि सब एक है चचई जलप्रपात, तो रीवा में स्थित है। बहुटी भी रीवा में स्थित है। पूर्वा जलप्रपात रीवा में स्थित है। इसके अलावा है एक है क्योटी जलप्रपात,
इन 4 के नाम याद रखिएगा। यह रीवा में स्थित है। चचई जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नगर में दिल्ली दरवाजा स्थित है? तो याद रखिएगा, दिल्ली दरवाजा मांडू में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। महेश्वर में याद रखिएगा रानी अहिल्याबाई होलकर का महल है। इसके अलावा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है और महेश्वर बांध भी महेश्वर में ही स्थित है। और महेश्वर आता है खरगोन जिले के अंतर्गत। अगर बात की जाए मांडू की, इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित मांडू शताब्दियों से अनेक हिंदू और मुस्लिम शासकों के अधीन रहा है। प्रकृति की मनोहरी छटा में मांडू के सौंदर्य को निखार दिया है। यहाँ स्थित मंडपों, स्तंभ युक्त कक्षों, गुंबदों और बुर्जों से अतीत काल की अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। मांडू को बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रणय गाथा से भी जोड़ा जाता है। मालवा के परमार राजाओं ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ का प्रत्येक स्थापत्य भारतीय वास्तुकला का भव्य नमूना है। यहाँ के दार्शनिक स्थल काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। यहाँ के दार्शनिक स्थलों में मांडू का परकोटा सबसे प्रमुख है। इसमें 12 दरवाजे हैं जो कि हैं रामपुर, तारापुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा आदि। तो मांडू के महलों के बारे में अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्येंद्र नाथ की समाधि स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा, मत्स्येंद्र नाथ की समाधि है उज्जैन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के मकबरे एवं समाधियों के बारे में। इनसे भी प्रश्न बनने की काफी संभावना रहती है। सबसे पहले याद रखिएगा हुसंग शाह का मकबरा, याद भी रखिएगा और इसे टिक भी लगा लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। हुसंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है और मांडू धार जिले में आता है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। गौस मोहम्मद तानसेन के गुरु थे, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम में स्थित है, जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। महारानी सांख्यराजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में स्थित है। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में स्थित है। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, यह रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका की थी। गिरधारी बाई की समाधि मंडला में स्थित है और मत्स्येंद्र नाथ की समाधि उज्जैन में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का, सोन नदी का और जोहिला नदी का, 3 नदियों का उद्गम होता है, याद रखिएगा। अगला जानते हैं अमरकंटक के बारे में। मध्य प्रदेश की अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में पैकाल पर्वत मालाओं में स्थित अमरकंटक भारत के पवित्र स्थानों में गिना जाता है। भारत की प्रमुख नदियों में से नर्मदा और सोन नदी का यह उद्गम स्थल है। आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ एक कुंड से होता है, जिसका नाम है नर्मदा कुंड। सोनभद्र का उद्गम पर्वत शिखर से होता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में अमरकंटक के मंदिर, जिनकी संख्या 24 है, के अलावा कपिलधारा जलप्रपात, माई की बगिया, कबीर चौरा, पुष्कर बांध आदि प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा, माई की बगिया पूछा जा चुका है पीएससी में कि माई की बगिया कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए शॉर्ट में जान लेते हैं खजुराहो के बारे में। पत्थरों पर तराशी गई सुंदर कला की नगरी खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो हिंदू स्थापत्य और शिल्प कला की दृष्टि से भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में तीसरा स्थान रखता है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया था। यह मंदिर मध्ययुगीन भारत की शिल्प और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों में से एक है। यहाँ के मंदिर खजुराहो में दूर दूर तक फैले इन मंदिरों की संख्या 85 थी, 85, लेकिन अब मात्र 25 मंदिर शेष रह गए हैं। याद रखिएगा, खजुराहो मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर है कनरिया महादेव मंदिर का। अधिकतर पूछा जाता है कनरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा खजुराहो में, और इसका निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था। और अगर पूछा जाता है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा चंदेल शासकों ने।
इसके अलावा याद रखिएगा 1986 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए थे खजुराहो के मंदिरों को। अगला है तेली का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ग्वालियर में भी दोस्तों काफी पर्यटक स्थल है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश के निर्माण के पूर्व प्रभावशाली ग्वालियर स्टेट की राजधानी थी। नया मध्य प्रदेश बनने के बाद आज भी यह शहर मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में है ग्वालियर दुर्ग, गुजरी महल जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने गुर्जर रानी मृगनयनी के प्रेम में करवाया था, मान मंदिर, सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, जय बिलास महल या जय बिलास पैलेस, रानी लक्ष्मीबाई की अश्वरोही मूर्ति, तानसेन की समाधि, गौस मोहम्मद का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, नगर पालिका संग्रहालय, चिड़ियाघर, सूर्य मंदिर आदि यहाँ प्रमुख केंद्र हैं या प्रमुख दार्शनिक स्थान है। अगला प्रश्न है ताजुल मस्जिद जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी और भारत की सबसे छोटी दोनों मस्जिद भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जॉर्ज कैसल भवन कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा शिवपुरी में, माधव नेशनल पार्क के अंदर स्थित है जॉर्ज कैसल भवन। आइए जान लेते हैं शिवपुरी के बारे में। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुकी शिवपुरी आज भी अपने सुंदर राज प्रयासों तथा संगमरमर से निर्मित अलंकृत छतरियों द्वारा विगत राजसी विरासत की याद दिलाती है। दुर्लभ वन्य प्राणियों और पक्षियों के लिए यहाँ के आकर्षक अभ्यारण्य शिवपुरी के शानदार अतीत को अत्यंत स्पंदशील बना दिया है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में माधव राष्ट्रीय उद्यान, सिंधिया राजवंश की कलात्मक छतरियां, गुलाबी रंग का माधव विलास पैलेस, अभ्यारण्य के बीच उसके सर्वोच्च बिंदु पर स्थित जॉर्ज कैसल भवन, सांख्य सागर झील एवं बोट क्लब, हदैया कुंड तथा वीर तात्या टोपे की विशाल मूर्ति आदि प्रमुख हैं। सांख्य सागर झील याद रखिएगा मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट है जो कि शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत स्थित है या अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है यहाँ बाघ प्राकृतिक आवास में रहते हैं, यहाँ अजंता एलोरा के समान है, यहाँ प्राग ऐतिहासिक कालीन नाटक मंच है या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो याद रखिएगा बाघ की गुफाएं अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के समान है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल सांची किस जिले में स्थित है, तो आप सभी जानते हैं सांची रायसेन जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए अब शॉर्ट में जान लेते हैं थोड़ा सा सांची के बारे में। भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पर सांची रायसेन जिले में स्थित है। सांची में निर्मित स्मारक अपनी विविधता के कारण बौद्ध प्रतिष्ठापन के महत्व को असाधारण रूप से स्थापित करती है। सांची में स्थित स्तूपों में से एक पहले स्तूप अन्य दो स्तूपों से बड़ा है, इसलिए इसे मुख्य स्तूप कहते हैं। स्तूपों के तोरण द्वार पर जातक कथाएं एवं बुद्ध के जीवन की जन्म से मोक्ष प्राप्ति तक की घटनाएं अंकित की हुई हैं। नौ विहार में बुद्ध के शिष्य जिनका नाम था सारीपुत्र एवं गोल्लयन के अस्थि अवशेष कांच की मंजूरी में रखे गए हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष बुद्ध जयंती के अवसर पर देखा जा सकता है। इस प्रकार सांची धार्मिक केंद्र के साथ साथ एक ऐतिहासिक केंद्र भी है। यह थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इनका नाम है सारीपुत्र एवं महामोगलान के नाम याद रखिएगा। भगवान बुद्ध के शिष्य हैं सारीपुत्र एवं महामोगलान और इनकी अस्थियां रखी हैं सांची में। अगला प्रश्न है चित्रगुप्त मंदिर कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित है या खजुराहो मंदिर समूहों में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सास बहू का मंदिर कहां स्थित है, तो आप सभी जानते हैं सास बहू का मंदिर अभी अपन ने डिस्कस किया और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है, सही जवाब है भोजपुर को, या मिसप्रिंट भोजपुरी नहीं है भोजपुर है, भोजपुर को मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। आइए जान लेते हैं भोजपुर के बारे में। भोजपुर की स्थापना धार के महान सम्राट राजा भोज ने की थी। यहाँ का भव्य शिव मंदिर मध्य भारत का सोमनाथ कहलाता है।
भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर एवं जैन मंदिर दर्शनीय स्थल है। और याद रखिएगा, धार को राजा भोज की नगरी कहा जाता है और राजा भोज परमार वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, ग्वालियर में तानसेन एवं गौस मोहम्मद का मकबरा स्थित है और रानी लक्ष्मीबाई का भी ग्वालियर में ही स्थित है। अगला है, गरुड़ स्तंभ कहां पर स्थित है? उदयपुर, भोजपुर, विदिशा या चित्रकूट? ये दोस्तों ऑटो करेक्ट के कारण थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है। इसका सही जवाब होगा विदिशा। गरुड़ स्तंभ विदिशा में स्थित है। आइए जानते हैं विदिशा के बारे में। विदिशा बेसनगर तथा भेलसा के नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास की समृद्ध धरोहर के रूप में सांची के लगभग 10 किलोमीटर दूर बेतवा नदी और बेस नदी के बीच अवस्थित है। यह क्षेत्र सुंग, नाग, सातवाहन तथा गुप्त सम्राटों के अधीन रहकर अत्यंत समृद्धि को प्राप्त हुआ था। सम्राट बनने से पूर्व अशोक मौर्य यहाँ के राज्यपाल थे। विदिशा को सम्राट अशोक का ससुराल होने का भी गौरव प्राप्त है। विदिशा का उल्लेख कालिदास की महान कृति मेघदूत में भी किया गया है। मेघदूत को ही मेघदूतम भी कहा गया है। विदिशा बौद्ध और जैन संप्रदायों के शक्तिशाली केंद्र के रूप में विख्यात रहा है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में लोहंगी शिला, गुंबज, बीजा मंडल आदि प्रमुख हैं। हेलियोडोरस का स्तंभ खंबा बाबा एवं हेलियोडोरस द्वारा वासुदेव के सम्मान में स्थापित गरुड़ स्तंभ विदिशा में ही स्थित है। गरुड़ स्तंभ भी और खंबा बाबा भी, और यह दोनों हेलियोडोरस ने बनवाए थे, याद रखिएगा। भागवत धर्म से प्रभावित होकर भी याद रखिएगा, भागवत धर्म से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई थी। अगला है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। पिपरा के तट पर उज्जैन स्थित है। बाकी नर्मदा और चंबल के तट पर काफी शहर स्थित हैं, जिनके बारे में अपन नदियों वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगला है, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, राजा मानसिंह तोमर ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, अगस्त 1999 में भीमबेटका की गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था और जुलाई 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यह दोनों डेट्स याद रखिएगा, अगस्त 1999 राष्ट्रीय महत्व स्मारक और जुलाई 2003 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, भीमबेटका जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए स्पेशल मैराथन सीरीज की दूसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। दोस्तों कोशिश करेंगे मैक्सिमम 5 क्लासेस में एमपी वाला पूरा पोर्शन आपको कवर करा दें। इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और 30 क्लासेस में आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।